दोस्तों, महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा। अगर डूबी मेरी किश्ती तो साहिल भी रोएगा। क्या सुने आप लोग? महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा। अगर डूबी मेरी कश्ती तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार दूंगा इस दुनिया को ऐ मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद, इतना प्यार दूंगा इस दुनिया को ऐ मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरा आशिक तो क्या, मेरा कातिल भी रोएगा। तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल संस्कार कोचिंग में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा, थंबनेल देख करके ही वीडियो खोला होगा मेरा, प्रोटीन का दूसरा पार्ट। क्या पढ़ने वाले हम लोग? प्रोटीन का भाग 2। भाग 1 में हम लोगों ने पढ़ लिया था प्रोटीन की बेसिक चीजें, जो बेसिक्स नॉलेज होती है प्रोटीन के बारे में, वो हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोटीन से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, मानव क्वेश्चन में प्रोटीन हम लोग कहां से प्राप्त करते हैं, और प्रोटीन कहां बनता है शरीर में, प्रोटीन का पाचन कहां होता है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। और थोड़ा सा ये भी हम लोगों ने छोड़ा क्या था पार्ट 1 में, कि प्रोटीन की जो इकाई होती है वो हम लोग पढ़ रहे थे, प्रोटीन की जो संरचना होती है ना वो हम लोग पढ़ रहे थे। यानी वी वर स्टडीइंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी टुडे वी हैव टू नो अबाउट मोनोमर ऑफ प्रोटीन, यानी यूनिट ऑफ प्रोटीन वी हैव टू स्टडी टुडे। तो आते हैं, देखते हैं हम लोग। आज हम लोग को पढ़ना है यूनिट ऑफ प्रोटीन। क्या पढ़ना है? यूनिट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की इकाई। इकाई मतलब आपसे पूछा जाए कि सर इकाई का अर्थ क्या होता है, यूनिट का अर्थ क्या होता है। जिस चीज में उसको मापते हैं, जो उसकी सबसे छोटी चीज होगी वो उसकी क्या कहलाएगी? इकाई। तो अगर हम लोग यूनिट ऑफ प्रोटीन की बात करें तो इसका मतलब ये होता है ना कि प्रोटीन किसकी बनी होती है। प्रोटीन को अगर हम लोग तोड़े तो उसमें से सबसे छोटा पदार्थ होगा वो क्या मिलेगा। जैसे कि हम लोग को पता है कि जब पदार्थ को तोड़ते हैं तो अणु मिलता है, अणु को तोड़ते हैं तो क्या परमाणु, परमाणु को तोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और वो भी जिस छोटे कण से बने होते हैं वो क्वार्क कहलाता है। तो वही आज हम लोग को पढ़ना है कि प्रोटीन किसके बने होते हैं, सबसे छोटा कण क्या होता है। तो यूनिट ऑफ प्रोटीन आपको पूछेगा तो आपको क्या बताना है? एमिनो एसिड। अर्थात प्रोटीन की इकाई क्या होती है? अमीनो एसिड होती है। अर्थात प्रोटीन जो होता है ना अमीनो एसिड का बना होता है। जब दो से ज्यादा प्रोटीन, जब अमीनो एसिड जब एक साथ मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसी सेंस में आपसे क्वेश्चन अलग लैंग्वेज में पूछेगा कि प्रोटीन किसका बहुलक है। ऐसे पूछेगा कि प्रोटीन किसका बहुलक है, प्रोटीन किसका बहुलक है। तो आप क्या बताओगे? अमाइनो एसिड। क्या बताओगे? अमाइनो एसिड। यानी जिसकी जो इकाई होती है उसकी वो क्या कहलाती है? बहुलक कहलाती है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रबर किसका बहुलक है, तो रबर आइसोप्रीन से प्राप्त होता है, तो रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का होता है। उसी तरह से जो प्रोटीन है किसका बहुलक है? अमाइनो एसिड, जिसको हम लोग अगर हिंदी में बोलें तो क्या बोलेंगे? अमीनो अम्ल। अब बात यहाँ पे आती है कि सर आप ये जो अमाइनो एसिड जो बक रहे हो, बोल रहे हो, ये क्या होता है? अमीनो एसिड का मतलब क्या है? तो अमीनो एसिड का मतलब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जान लेंगे। यहाँ पे देखते हैं कि ये 2 टर्म, जब मानव पोषण मैंने शुरू किया था तभी बताया था कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा शब्द है कि इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, वर्ड्स जो कॉन्जुगेट होते हैं, संयुग्मी होते हैं, जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर दोनों वर्ड को आप तोड़ दोगे तो पूरा का पूरा सेंस आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग अमाइनो और एसिड को तोड़ते हैं। अमाइनो को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या मिलता है? हम लोग को अमाइन मिलता है। क्या मिलता है? अमाइन, जिसको हम लोग ना एमीन भी बोल लेते हैं प्रोनाउंसिएशन में। एसिड आपका क्या है? एसिड। अब जब आप लोग कार्बन तथा उसकी यौगिक, आप लोग अगर 10th क्लास का लेसन 4 पढ़े होंगे या फिर 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो एमीन एक ग्रुप होता है जिसमें क्या होता है? NH2। अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ इस तरह से मिलकर के NH2 बना रहा है तो ये कौन सा ग्रुप कहलाता है? एमिनो ग्रुप कहलाता है। और एसिड आप सबको पता होगा, लेकिन अमाइनो एसिड में ना हम लोग को कार्बोजेलिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? ये कार्बोजेलिक एसिड होता है। अब हम लोग को सबको पता है
कि कार्बोजेनिक जब ये एसिड है तो किस प्रकृति का होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। क्या होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। और NH2 जो होता है ना वो किस प्रकृति का होता है? वो क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी बेसिक, और ये एसिडिक प्रकृति का होता है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इसकी संरचना देखना है कि कैसे होती है जब ये क्षारीय प्रकृति भी इसमें शामिल है अमीनो एसिड में, और क्या है? अम्लीय प्रकृति भी शामिल है। तो हम लोग को पहले ही पता है कि वैसे पदार्थ जो क्षारीय भी प्रवृत्ति दिखाता हो और अम्लीय प्रवृत्ति भी दिखाता हो वो एम्फोटेरिक कहलाते हैं। सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? सब्सटेंस कहलाते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक कहलाएंगे। एम्फोटेरिक का मतलब होता है द्विधर्मी। क्या होता है? द्विधर्मी होता है। दोनों धर्म पालन करे वाला है, अम्ल वाला भी और क्षार वाला भी धर्म पालन करे वाला है, इसलिए इसको एम्फोटेरिक कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे हिंदी में? द्विधर्मी। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि एमिनो एसिड जो है, वो एमिनो अम्ल जो है वो किस प्रकार की प्रकृति वाला है? क्षारीय है, अम्लीय है, या फिर द्विधर्मी है, या फिर नन ऑफ दीज है? ऑप्शन आपको दे देगा, एक क्षारीय, एक अम्लीय, एक द्विधर्मी, या नन ऑफ दिस। तो आप क्या जानोगे? आपको ये पता करना होगा आप इसके बाद, इस वीडियो के बाद, कि इसमें क्षारीय ग्रुप NH2 एमीन भी है और अम्लीय ग्रुप COOH भी है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? द्विधर्मी। तो आप क्या लगा लोगे कि अमीनो एसिड क्या होता है? द्विधर्मी होता है। अब अमीनो एसिड से ही बना है प्रोटीन, तो आपको पूछ लेगा कि प्रोटीन किस प्रकार की प्रकृति का होता है? क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, द्विधर्मी होता है, या फिर दे देगा नॉन ऑफ दिस। तो आप एमिनो एसिड से पता है कि प्रोटीन भी बना है, तो ये भी किस प्रकार का हो जाएगा? द्विधर्मी। तो यहां से हम लोग अगर लिखना जाने कि एमिनो एसिड या फिर प्रोटीन जो होते हैं वो क्या होते हैं ना, वे द्विधर्मी होते हैं। क्या होते हैं? द्विधर्मी होते हैं। अब बात किया जाए कि सर कुछ इसका तो अपना स्ट्रक्चर होता होगा ना, जब ये दोनों ग्रुप होते हैं तो कुछ तो स्ट्रक्चर होता होगा। हाँ, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन से हाइड्रोकार्बन बनाते हैं हम लोग, तो उसका अलग अलग जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसी तरह से इसका भी स्ट्रक्चर होता है। तो देखते हैं अब स्ट्रक्चर हम लोग इसका कैसा होता है। आप लोग इसे उतार लें। अब हम लोग ना अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखेंगे। अब हम लोग एमिनो एसिड की संरचना की बात करेंगे। जैसे NH2 और COOH अर्थात एक क्षारीय और एक अम्लीय ग्रुप होता है, तो इसकी संरचना की बात करेंगे। अमीनो अम्ल अर्थात अमीनो एसिड की संरचना की अगर बात करेंगे तो कैसा होता है ना, कि सबसे पहले तो एक कार्बनिक यौगिक है, कार्बन होता है, ठीक है। कार्बन के साथ एक R ग्रुप है। R ग्रुप आप सबको पता होगा कि जब एल्केन समूह में से एक हाइड्रोजन को कम करते हैं तो जो शेष समूह होता है वो R समूह होता है। जैसे अगर CH4 एक एल्केन ग्रुप है, एल्केन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। तो एक अगर रखते हैं तो CH4 है, इसमें से एक हाइड्रोजन कम करते हैं तो CH3। अगर C2H6 है, इसमें से एक हाइड्रोजन कम किया हमने तो C2H5। ये मेथेन होता था, एक हाइड्रोजन कम करने पर ये मेथिल होता है। ये क्या था? एथेन है, हाइड्रोजन कम कर दिए तो क्या हो गया? एथिल हो गया। तो यही सब ग्रुप यहाँ R ग्रुप कहलाता है। तो एक R ग्रुप होता है, और हम लोग को पता था कि एमिनो ग्रुप में एक एमीन और एक एसिड, तो यहाँ पे एसिड COOH और एक क्या होता है? NH2, और बीच में यहाँ पे क्या बंधा होता है? हाइड्रोजन साथ में बंधा होता है। तो जहां भी इस प्रकार की आप संरचना देखोगे तो आप बोलोगे कि किसकी संरचना है? ये एमिनो एसिड की संरचना है। ये जो है ना संघानी सूत्र है, अगर इसको संरचित हम लोग करके देखें तो कैसे करेंगे? कार्बन है, R समूह होगा, आप CH3, C2H5, C3H7 लिख सकते हो भी। वहां पे विभिन्न जब आप एमिनो एसिड अगर बनाओगे तो यहाँ पे R जो होता है ना वो बदलते जाता है। COOH बॉन्ड का पता है, C डबल बॉन्ड OH, और NH2 पर बात करेंगे हम लोग तो H होता है और H, और यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन। तो इस तरह से हम लोग संरचना बनाते हैं किसका? एमिनो एसिड का। अब बात आती है कि सर एमिनो एसिड से मिलकर के जब प्रोटीन बना होता है तो कितने एमिनो एसिड से मिलकर के एक प्रोटीन बनता है? तो याद रखना है दोस्तों कि लगभग 20 से 22 इस तरह के एमिनो एसिड मिलते हैं तो एक प्रोटीन का निर्माण होता है। अब पुराने बुक्स में आप देखोगे तो 20 है और नए बुक में देखोगे तो 22 है।
ठीक है ना। तो 20 से 22 प्रोटीन मिलकर के अमीनो एसिड मिलकर के एक प्रोटीन का निर्माण करता है। यानी हम लोग बात करें कि 20 से 22 अमीनो एसिड जब एक साथ मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ये प्रोटीन बनाएंगे। अब ये जो 20 से 22 अमीनो एसिड है, अगर आप पूछोगे कि सर ये कौन कौन है, तो उतना हम लोग को पढ़ने की यहाँ पे जरूरत नहीं है इस चैप्टर में। जब अमीनो एसिड का हम लोग अलग वीडियो पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल्स अमीनो एसिड का पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि जो 20 से 22 अमीनो एसिड हैं उसमें से इसे दो ग्रुप में बांटा जाता है, 10 से 12 और क्या 10 यहाँ, यानी माना जाए तो 12 और 10। 12 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में संश्लेषित होते हैं। कहाँ होते हैं संश्लेषित, शरीर में संश्लेषित होते हैं। और ये जो 10 अमीनो एसिड हम लोग पाते हैं वो आउटर सोर्सेस से प्राप्त करते हैं, ये बाहरी स्रोतों से हम लोग को प्राप्त होता है। तो ये जो हम लोग के शरीर में बनता है जो अमीनो एसिड, उसको बोला जाता है नॉन इसेंशियल। क्या बोला जाता है, नॉन इसेंशियल। आप बाहर से लोगे तो भी और नहीं लोगे तो भी इसकी कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये हमारा शरीर खुद बना लेता है। और जो आउटर सोर्सेज से जो हम लोग प्राप्त करते हैं वो इसेंशियल अमीनो एसिड है। क्यों, क्योंकि ये तो हमारे शरीर में बनेगा नहीं। अब जब नहीं बनेगा तो इसकी तो आवश्यकता है कि हम लोग को किसी भी हालात में एट एनी कॉस्ट हम लोग को आउटर सोर्सेज से लेना होगा तो लेना होगा। तो चलिए 20 से 22 अमीनो एसिड मिलकर के एक प्रोटीन का निर्माण करता है। अब आगे हम लोग को बात करेंगे कि प्रोटीन का जब ये निर्माण करता है अमीनो एसिड, तो आखिर क्या काम है इसका प्रोटीन का हमारे शरीर में, कैसे बनाता है ये, तो देखते हैं। इसको मिटाया जाए। यहां पे बनाने की क्रियाविधि अगर हम लोग जानना चाहेंगे तो एक चीज देखते हैं क्या, कि पहले अमीनो एसिड से अगर अमीनो एसिड लंबी श्रृंखला में मिलता है, अमीनो एसिड से अमीनो एसिड अगर मिलता है तो ये आपको पेप्टोन में बदलता है। किसमें बदलता है, पेप्टोन में बदलता है। अगर पेप्टोन से आप पेप्टोन को मिलाते हो, मिलता है, तब ये पेप्टाइड में बदलता है। किसमें बदलता है, पेप्टाइड में बदलता है। अब यहां से अगर पेप्टाइड से अगर पेप्टाइड को मिला तो आपका क्या बना, प्रोटीन बना। क्या बनता है, प्रोटीन में बनता है। तो प्रोटीन में यहां से पूछेगा कि कौन सा बंध होता है, तो पेप्टाइड, पेप्टाइड के मिलने से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो हम लोग कहेंगे कि प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ओके। अब यहां एक चीज और हम लोग को जानना होगा कि जैसे कि अगर हम लोग घर बनाते हैं, घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए ईंट लगाते हैं, सीमेंट लगाते हैं, बालू लगता है, बहुत सारी चीजें लगाते हैं। लेकिन सबसे जो ब्लॉक के रूप में हम लोग लगाते हैं ना, वो क्या, ईंट लगाते हैं। ईंट से बना होता है। वैसे ही अगर हम लोग बात करें कि हमारा शरीर जो होता है वो किससे बना होता है, हमारे शरीर के भी कई भाग होते हैं, लेकिन इसमें एक आवश्यक भाग क्या है ना, मांसपेशी है। क्या है, मांसपेशी होता है। मांसपेशी जो होता है ना, एक प्रकार का ऊतक होता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, मांसपेशी ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मांसपेशी ऊतक बोलते हैं। और मांसपेशी ऊतक जो होता है हमारे शरीर में, वो प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। ये मांसपेशी मिलकर के ही हमारे शरीर का स्ट्रक्चर बनाता है, हमारे शरीर को आकार प्रदान कर रहा है, हमारा शरीर बनाता है। और मांसपेशी किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। इसलिए जिस तरह से घर बनाने के लिए छोटे छोटे ब्लॉक के रूप में ईंट यूज करते हैं, उसी तरह शरीर बनाने के लिए क्या बनाता है, मांसपेशी होता है, जो कि प्रोटीन से बना होता है। इसलिए प्रोटीन को हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी या फिर लाइफ कहेंगे। तो क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछे कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी
या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ के नाम से किस पोषक तत्व को जाना जाता है? तो प्रोटीन को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? प्रोटीन को जाना जाता है। क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछे कि हमारी जो मांसपेशी ऊतक होती है वो मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। तो इस तरह से एक और क्वेश्चन हमें याद आ रहा है ना कि हमारे शरीर में मांसपेशी ऊतकों की संख्या कितनी है? सबसे ज्यादा ऊतक मांसपेशी ऊतकों की संख्या कितनी होती है? ये एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है 639। हमारे शरीर में मांसपेशी ऊतक की संख्या कितनी होती है? 639 होती है। और मांसपेशी ऊतक से हमारा शरीर बना होता है। तो हम लोग जानेंगे कि हमारा शरीर लगभग 15% प्रोटीन से बना होता है। हमारा शरीर जो होता है उसका निर्माण लगभग कितने प्रतिशत प्रोटीन से होता है? 15% प्रोटीन से होता है। आप लोग को चीजें अच्छी तरह से समझ में आ भी रही होंगी, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो हम आगे बात करने वाले हैं वो ये पूछा जाता है कि प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका नहीं होता है। हम लोग को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उस तरह के क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन हम लोग चर्चा कर लेंगे ना कि प्रोटीन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। थोड़ा सा नॉलेज हम ले लेंगे उसके बारे में। यानी हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटीन। किसकी बात करने वाले हैं? टाइप्स ऑफ प्रोटीन। भाइयों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलेंगे। तो सबसे पहले अगर टाइप्स ऑफ प्रोटीन की बात करें तो पहला जो होता है ना वो सिंपल प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन है? सिंपल प्रोटीन, जिसको हम लोग बोलते हैं ना सरल प्रोटीन। क्या बोलते हैं? सरल प्रोटीन। ये सरल प्रोटीन ना दो भागों में बटा होता है। दो रूप में इसको ही बांटते हैं, एक फाइब्रस प्रोटीन जिसको बोला जाए और एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। क्या होता है? ग्लोबुलर प्रोटीन। ये फाइब्रस प्रोटीन जो होता है ना जल में अघुलनशील, जो जल में नहीं घुलता है। ग्लोबुलर का मतलब होता है ना जो जल में घुल जाता है। जल में घुलने वाले प्रोटीन ग्लोबुलर प्रोटीन और जल में ना घुलने वाले फाइब्रस प्रोटीन। इसको आप हिंदी में ना रेशेदार प्रोटीन भी कह सकते हो। इसका जो एग्जाम्पल है रेशेदार प्रोटीन का वो केराटिन है, इलास्टिन है, कोलाजन है। केराटिन, अब हम लोग बात करेंगे जैसे कि हम लोग को बाल में केराटिन प्रोटीन होता है, नाखून में केराटिन प्रोटीन होता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे अगली वीडियो में, दूसरे नहीं तीसरे पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन से अंग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये जान रहे हैं कि केराटिन जो होता है नाखून में वो पानी में नहीं घुलता, बाल कहीं पानी में नहीं घुलता। पानी में अगर आप लोगों के बाल आप नहाते हो तो शैम्पू लगाने के बाद क्या होता है ना बाल गिरता है, तो आप बाल देखोगे पानी में ना ऊपर तैरते रहता है, नीचे तैरते रहता है, लेकिन घुलता नहीं है क्योंकि केराटिन प्रोटीन होता है। केराटिन प्रोटीन। इलास्टिन है कोलाजन। कोलाजन हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है जो कि त्वचा में पाया जाता है, ये जल में नहीं घुलता। अगर ग्लोबुलर प्रोटीन की हम बात करें तो हिस्टोन जो कि न्यूक्लिक प्रोटीन है, डीएनए में पाया जाता है। हिस्टोन है, एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, ये सब जो है ना किसके उदाहरण हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन का। लेकिन एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि कौन सा फाइब्रस प्रोटीन होगा या फिर कौन सा ग्लोबुलर प्रोटीन होगा। एग्जाम्स में ज्यादातर ये पूछे जाते हैं कि हड्डियों में कौन सा प्रोटीन होता है, बाल में कौन सा प्रोटीन होता है। चलिए दूसरा अगर हम लोग बात करें प्रोटीन का तो दूसरा जो होगा वो संयुग्मी प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? संयुग्मी प्रोटीन। दूसरा प्रोटीन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स में वो है संयुग्मी। संयुग्मी प्रोटीन जिसको अगर इंग्लिश में बोले तो हम लोग कह सकते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ये क्या होता है ना, इसमें कोई ना कोई एक्स्ट्रा पदार्थ, एक्स्ट्रा समूह जुटा होता है। ये प्रमुख ना मुख्य रूप से 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। जैसे हम लोग बात करें फॉस्फोप्रोटीन,
ये जो होता है इसमें फॉस्फेरिक एसिड होता है। दूसरी अगर हम लोग बात करें ग्लाइकोप्रोटीन, यानी ग्लूकोज प्लस क्या होता है, प्रोटीन होता है। तीसरी हम लोग बात करें मेटालोप्रोटीन, इसमें क्या होता है, मेटल जुड़ा होता है। चौथी अगर हम लोग बात करें फॉस्फोर न्यूक्लियोप्रोटीन, इसमें क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। ये चार हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद जैसे हम लोग को और जानना होगा क्रोमोप्रोटीन, क्या होता है, क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन ये क्या होता है ना, एक प्रकार का पिगमेंट, वर्णक। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे त्वचा का रंग किसके कारण होता है, मेलानिन के कारण। तो वो सब उसमें कौन सा प्रोटीन होता है ना, क्रोमोप्रोटीन होता है। एक और जो इसमें आपका है वो लाइकोप्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है, लाइकोप्रोटीन। ये लिपिड होता है, इसमें क्या होता है, लिपिड। तो ये 6 संयुग्मी प्रोटीन है। इन सेक्टर से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन थोड़ी जानकारी के लिए चलो हम लोग पढ़ते चलते हैं। आप लोग उतार लें इसे। अब इसके बाद तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो व्युत्पन्न प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन पढ़ने वाले हैं ना, व्युत्पन्न प्रोटीन। तीसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं व्युत्पन्न प्रोटीन, जिसको हम लोग अगर बोले तो कह सकते हैं डिराइव्ड प्रोटीन। जैसे ये जो प्रोटीन होते हैं ना, वो जल अपघटन से, प्रमुख प्रोटीनों के जल अपघटन से ये प्राप्त होते हैं। इसमें जैसे पेप्टोन होता है, इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं क्या, पेप्टोन, पेप्टाइड। ये सब एग्जांपल किसके हो जाएंगे, ये सब के सब एग्जांपल किसके हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन के सब एग्जांपल हैं। एक जैसे और लिखते हैं प्रोटीन्स, ये सब व्युत्पन्न प्रोटीन। ओके, अब ये 3 प्रकार के प्रोटीन हम लोगों ने पढ़ लिया। संयुग्मी प्रोटीन, सरल प्रोटीन, लाइट की बात, क्या क्या पढ़े, संयुग्मी प्रोटीन पढ़े, व्युत्पन्न प्रोटीन पढ़े, सरल प्रोटीन पढ़े, जिसमें फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग इस वीडियो में अंत में ये पढ़ने वाले हैं ना कि प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या कार्य है, प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या कार्य है। अगर हम लोग प्रोटीन के कार्य करें तो सबसे पहले यह शरीर के वृद्धि में सहायक होता है, शरीर के वृद्धि में सहायक होता है। अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो हम लोगों को शारीरिक वृद्धि क्या हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी। दूसरी बात, यह कोशिका, जीव द्रव एवं ऊतक के निर्माण में सहायक होता है। तीसरा, यह जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ये सभी जो कार्य हैं प्रोटीन के कार्य हैं। ये सभी किसके कार्य हैं, प्रोटीन के कार्य हैं। चल लाइन जो करंट है ना, ऐसे कैसे हो रहा है, से इसको ठीक कीजिए। चलिए 4 आगे, हाँ 4 देखते हैं। थोड़ा सा बिजली की समस्या हो जाती है। 4 जो है ना, हम लोग क्या देखेंगे, यह आनुवंशिक, या आनुवंशिक लक्षणों का जो वंशानुगत वृद्धि होता है, आनुवंशिक लक्षण जो एक दूसरे में जाता है ना, तो आनुवंशिक लक्षणों का वाहक होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे यह संवहन में सहायक होता है। जैसे खून में हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन प्रोटीन होता है, और वो पूरे शरीर में क्या होता है,
हीमोग्लोबिन जो होता है ना, वो ऑक्सीजन को ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि संवहन में भी क्या होता है, सहायक होता है। तो इस तरह से प्रोटीन का ये सभी कार्य है। दोस्तों ये प्रोटीन का दूसरा पार्ट था जो कि आप लोगों ने देखा। आगे हम लोग तीसरे पार्ट में पढ़ने वाले होंगे कि कौन सा प्रोटीन कहां पाया जाता है, जिसकी बहुत इंपॉर्टेंट वो पार्ट होगा और जो जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।